बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में पढ़ना सीखो। हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक मोटा अनुमान लगाया था कि किसी भी सब्जेक्ट को यदि समझ में नहीं आता है और तुम चाहते हो उसे पढ़ना, उसे सीखना चाहते हो, तो आखिर एक क्या प्लानिंग करें। पढ़ने से पहले एक प्लान तैयार करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, XYZ, कोई भी, रीजनिंग हो, GS हो, जब तक प्लान नहीं तब तक कुछ नहीं, है ना। प्लान के अनुसार ही यदि काम करोगे, है ना। युद्ध में जाने से पहले यदि पहले प्लानिंग नहीं की तुमने, तो निश्चित आप मार खा के आओगे। वहाँ पर गिरा तो किसी को सकते ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम है, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है रियल तरीके से, यदि चाहते हो एग्जाम को क्रैक करना, तो निश्चित है ईमानदारी पूर्वक तो आपको मेहनत करनी है। अपने आप को धोखा नहीं देना है, घर वालों को, परिवार वालों को धोखा नहीं देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नहीं दिखते तो हैं पढ़ते हुए, लेकिन रियल में पढ़ते नहीं हैं। लोगों को दिखता है पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं होते हैं, केवल एक दिखावा कर रहे होते हैं। ऐसा दिखावा नहीं करना है मेरे दोस्त। यदि इस तरीके से यदि मेहनत करोगे तो निश्चित है घर वालों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन क्या अपने आप को एक सूखी झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो, है ना। यदि मेहनत करना है, जीवन में सफलता लेनी है, तो मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी और तुम्हें ही रिजल्ट देना है ना। तो अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, ये हमने पहले बताया था। और यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी को इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते, है ना, लगभग 70% हिंदी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर बायलिंगुअल तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के साथ साथ वहाँ हिंदी में भी चीज़ें बता देंगे कि ये हिंदी में ऐसा होता है। और जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो निश्चित है रिजल्ट तो बेस्ट होगा ही। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा रह जाती हैं, जो यूपी टेट या CTET के लिए, तो वो चीज़ें क्लियर बाद में, 30% सिलेबस बाद में कर लेंगे। पहले उस सिलेबस को क्लियर करना है जो कॉमन है, जो मतलब कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे सेंटेंस है ना, नाउन है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, एक्टिव एंड पैसिव्स हैं, इस तरीके एडजेक्टिव है ना, इस तरीके प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, टेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, आर्टिकल है। ऐसे टॉपिक्स जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उनको हमें अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो 30% जो सिलेबस जो स्पेशली एग्जाम बेस पर होता है, जैसे मान लो आप टेट का एग्जाम देने जाते हो, है ना, तो टेट में कुछ क्वेश्चंस स्पेशल होते हैं जो BEd और BTC के सिलेबस से, यानी जिसे पेडागोजी कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लास्ट में उनको क्लियर करेंगे, पहले उन टॉपिक को, बेसिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, है ना, अच्छा कर सकें, रिजल्ट हमारा अच्छा हो। केवल पास होना ही नहीं उद्देश्य, केवल इतना मत रखो कि हमें टेट क्वालिफाई करना है। उद्देश्य ऐसा रखो कि टेट में टॉप करना है ना, तभी बेस्ट कर पाओगे। समझो एक प्लानिंग। इससे पहले थोड़ा सी बात समझ लो। मान लो तुमने कोई एक दौड़ है ये, है ना, और तुमने ये तैयारी की रनिंग करने के लिए, है ना, कि हमें इस दौड़ को दौड़ना है। मान लो ये 10 किलोमीटर की दूरी है, सपोज दैट तुमने ये माना कि 10 किलोमीटर की दूरी है, और तुमने टारगेट किया कि हमें 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो निश्चित है 10 किलोमीटर ही दौड़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और तुमने यदि पहले ही प्लानिंग कर लिया कि इस 10 किलोमीटर नहीं, हम 15 किलोमीटर दौड़ करके सांस लेंगे, या 15 किलोमीटर दौड़ करके रुकेंगे, तो निश्चित है ये 10 किलोमीटर तो ऐसे पार हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब क्रॉस कर दिया। 10 किलोमीटर तो पार होगी, साथ में हो सकता है 12 या 13 हो। अर्थात टारगेट सेट जो करना है उसको छोटा नहीं, केवल उतना ही मत मानो। ये पहले से ये मत सोचो कि इंग्लिश 30 नंबर की आनी है, भाई 30 में से 20 तो आ ही जाएंगे, 30 में 30 टारगेट, 30 में 30 मेहनत इतनी जोरदार जबरदस्त करो कि 30 में 30 कोशिश करो लाने की। और निश्चित है जब 30 में 30 का टारगेट है तुम्हारा, तो 30 में कम से कम 27 से 28 से 25 तो आ ही जाएंगे। प्लस गया ना टारगेट, प्लस रहा ना स्कोर। तो इस तरीके से मेहनत करनी है। जब ऐसे पढ़ोगे निश्चित है रिजल्ट अपने आप स्वयं खुद ब खुद बेस्ट हो जाएगा। उसमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने अंग्रेजी कब पढ़ ली, कब हमारी हिंदी तैयार हो गई, कब हमने अन्य टॉपिक्स क्लियर कर ली। चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन है, यदि पढ़ते हो, जीवन में हमेशा ध्यान रखो, चाहे कोई भी काम हो, यदि करते हो तो ईमानदारी पूर्वक करो, ताकि उसका रिजल्ट जो एकदम बेस्ट रहे, है ना। सबसे एकदम मस्त तरीके से पढ़ो, रिजल्ट भी मस्त करके दिखा दो। निश्चित है तुम्हारा नाम होगा, लोग जानेंगे कि हाँ इस बंदे ने वास्तविक रियल तरीके से मेहनत की इसने, है ना। केवल दिखावा करने का समय नहीं है ना। अपने भविष्य को खुद समझो, ये तुम्हारी खुद की मतलब भविष्य की बात है कि आगे यदि आज तुमने दिखावा कर दिया और मेहनत नहीं की, आने वाले समय में क्या करोगे, है ना।
फिर क्या रह जाएगा, उस टाइम मेहनत तो करनी है, आज नहीं तो कल मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत उसको अभी से ही कर लो, है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे ना टेट का, उसके बाद सोचेंगे वो 10 दिन कि अब हमने टेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर 1-2 काम आ जाएगा बीच में, फिर वो सोचेंगे चलो पहले इसे ख़त्म कर लेते, फिर तो इस बार तो जी जान से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। फिर कोई काम आ जाएगा, यानी इस तरीके से टालम टोल चीज़ें जो करते रहते हैं, इसको आज ही बंद कर दो। सोचो कि जब तक हम टेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, लगभग कम से कम 40% चीज़ें हम क्लियर कर चुके होंगे। टेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद 60% चीज़ें क्लियर करेंगे। पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट को हम ऐसे कर देंगे जैसे पानी की तरह बहा देंगे, है ना। ये ध्यान रखना, इस तरीके से पढ़ोगे, निश्चित है आपका रिजल्ट जो है एकदम आग की तरह उबल के आएगा, एकदम बेस्ट। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ किसी का रिजल्ट था, है ना दोस्त। तो आज हम अंग्रेजी को स्टार्ट करने वाले, और ये बिल्कुल ही फ्री क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट इंग्लिश एकदम यूनिक वे में, सबसे सरल तरीके से, जीरो लेवल से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से एकदम एडवांस तक ले जाने की कोशिश करेंगे। केवल एक वीडियो से नहीं, रेगुलर वीडियो आपको वॉच करनी है ना। चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। अंग्रेजी आपको पता ही नहीं चलेगी कब तुमने अंग्रेजी तैयार कर ली, एकदम हिंदी जैसी यूनिक वे में पानी की तरह बहती हुई हिंदी इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। और साथ में 30% 70% हिंदी आपकी अंग्रेजी पढ़ने से ही चीज़ों को हम रिलेट करके बताएं कि आखिर अंग्रेजी से हिंदी कैसे तैयार हो जाएगी। इस चीज़ को तो हम आपको तैयार करा देंगे, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि 70% अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते 70% तो हमने हिंदी तैयार कर ली है। जब पढ़ोगे हिंदी को स्पेशल तरीके से, तब लगेगा कि हाँ सर ने ये चीज़ बताई थी, वो था, कोई टॉपिक था। जब भी पढ़ोगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा रूप, सबसे जड़ से बिल्कुल इंग्लिश के बारे में, है ना। इंग्लिश क्या है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। जड़ जो होती है उसका मूल जड़ वो क्या है, अल्फ़ाबेट है ना। अल्फ़ाबेट हिंदी में अपनी भाषा में ABCD A से Z तक वही अल्फ़ाबेट होती है, यानी जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं, निश्चित है कि उसका सबसे छोटा निम्नतम रूप जब तक नहीं समझोगे अच्छे से, उच्चतम रूप या हाईएस्ट फॉर्म उसकी नहीं पहचान सकते, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट को पहले अच्छे से हमें समझना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट, है ना। तो आइए पहले हम अल्फ़ाबेट ही समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। कारण क्या है, बहुत से यानी यूट्यूब पर हमने भी वीडियो देखी हैं, बहुत से टीचर्स यानी जीरो से एडवांस का टाइटल लगाते हैं और डायरेक्ट नाउन पढ़ा देते हैं, है ना। नाउन नहीं पढ़ना है, सेंटेंस नहीं पढ़ना है, सेंटेंस से और डेप्थ और गहराई में जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट, जैसा कहा है वैसा ही करके दिखाएंगे तुम्हें, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को समझते हैं। अल्फ़ाबेट, ठीक है क्या ये, जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, सेम अंग्रेजी में भी अल्फ़ाबेट होती है। अल्फ़ाबेट इसमें होते क्या है, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये 26 लेटर्स यानी हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन करें, वैसे परिभाषा आएगी नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी डिफाइन कर लेते हैं। होता है अ सेट ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स हैं उनका एक सेट, है ना। ऑर्डर्ड, वो अरेंज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर, जो अरेंज्ड हो, यानी जो बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया हो, यानी फिक्स्ड ऑर्डर में एक निश्चित क्रम में, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, एक भाषा लिखने के लिए जो यूज किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं भाई, है ना। अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन फिक्स ऑर्डर्ड, ठीक है, इन फिक्स ऑर्डर, यानी अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज इन फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड, ठीक है, जो यूज्ड किया जाता है, यूज्ड इन राइटिंग, यूज इन राइटिंग लैंग्वेज या अ लैंग्वेज, ठीक है। इन अ लैंग्वेज, सॉरी यहाँ फॉर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यूज्ड फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित क्रम में, यानी देखो इसका सेंस जो होगा वो अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी शब्दों का एक ऐसा सेट जो अरेंज किया गया हो, व्यवस्थित किया गया इन फिक्स्ड ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो। कारण क्या है, जैसे अल्फ़ाबेट मान लो लिखी है ABDFHLJL, इस तरीके से, और मान लो तुमने Z तक 26 लेटर लिख दिए, यानी A से Z तक लिख लिए, क्या ये अल्फ़ाबेट कहलाएगी? नहीं,
इसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। कारण क्या है कि अरेंज जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में जो व्यवस्थित है, उसी क्रम में जब लिखोगे तभी अल्फ़ाबेट है, वैसे नहीं है, लेटर्स कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें 26 लेटर होते हैं और इन 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो किस तरीके से किया गया है ये भी समझ लेते हैं भाई, है ना। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें लेटर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक कैपिटल लेटर होते हैं और स्मॉल लेटर। इन प्रत्येक लेटर जो है 2 फॉर्म रखता है, एक कैपिटल फॉर्म, एक स्मॉल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो है इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है हमारा वोवेल, ठीक है, वोवेल्स होता है, और एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, जबकि कॉन्सोनेंट 21, ठीक है। 21 प्रॉपर कॉन्सोनेंट 20 होते हैं, वो आगे अभी हम बताएंगे किस तरीके से 20 होते हैं, ठीक है। 5 जो वोवेल होते हैं वो क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये 5 जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। इसी तरीके से जो वोवेल हैं, ये 5 जो है हमारे वोवेल हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है, इसके अतिरिक्त जो 26 लेटर थे हमारे, उनमें से 5 हमने माइनस कर दिए, 21 बचे। तो इसके जो बचे हुए जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर मान लो दिए हुए हैं, जैसे वी है एक, ठीक है, सी होता है, डी होता है, एफ होता है, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इनमें से ये ध्यान रखना है, जो वाई जो होता है ना, ये एज अ कॉन्सोनेंट और एज अ वोवेल, यानी दोनों की तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अर्थात इसका यूज जो होता है वाई का, वो कई जगह प्रोनाउंसिएशन में जब उच्चारण करते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट की तरह भी साउंड देता है और कई जगह ये वोवेल की तरह भी साउंड देता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर कॉन्सोनेंट की जो संख्या जो बताते हैं, हम नंबर बताते हैं, वो 20 बता देते हैं, इसको एक माइनस कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 20 होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आगे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ए और आई ये 2 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इन लेटर्स को एज अ वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। इनको हम शब्द भी कहते हैं। और शब्द कब बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, जब यही ए सेंस देता है, ए मीन्स एक या फिर कोई एक, ठीक है, ये भी अर्थ होता है इसका, कोई एक। जब ये सेंस देने लगता है तब इस ए को लेटर न कह करके हम वर्ड कहेंगे। इसी तरीके से आई, जब ये आई मीन्स मैं हो जाता है, वहाँ पर ये आई जो है वो क्या हो जाता है, वर्ड कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें आई और ए जो 2 लेटर हैं उनको एज अ वर्ड भी यूज किया जाता है, जिनका मीन्स भी होता है, एक अर्थ भी होता है इनका। ए मीन्स एक और आई मीन्स मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये वर्ड भी होते हैं, ठीक है। वाई जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है, ना वोवेल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं वाई को कॉन्सोनेंट की तरह भी प्रयोग किया जाता है और वोवेल की तरह भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारे प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 20 रह जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, इनको नोट कर लेना है। नोटबुक एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करने हैं, प्रेपर करने हैं प्रॉपरली, रेगुलर वे में आपको इनको नोट करते रहना है, पढ़ना है। वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लो, जब भी खाना खा रहे हो या फिर कहीं घूम रहे हो या जब भी फ्री होते हो, तुम वीडियो को क्लिक करो, एक बार देख लो। उससे होता क्या है, चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। यानी नोट्स पढ़े हैं तो नोट्स यदि बना रखें तो उनके लिए नोट्स भी तैयार करो, यहाँ से नोट्स पढ़ लीजिए और वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लो, अच्छे तरीके से चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से क्या होता है, यानी हमारा जो अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होता है ना, अल्फ़ाबेट से ही, यानी इन्हीं लेटर से ही मिलकर के क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है। तो आगे हम समझ लेते हैं चीज़ों को। आइए, यहाँ पर अल्फ़ा लेटर तो हो गया हमारा, अल्फ़ाबेट 26 लेटर होते हैं, इनमें 5 वोवेल होते हैं, ठीक है। और 21 जो है, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और इस चीज़ को एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश का चाहे कोई भी वर्ड हो, ऐसा कोई भी यूनिक वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें वोवेल का यूज नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं चाहे कोई भी वर्ड हो, ठीक है, बुक है, पेन है, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें वोवेल नहीं होगा। अर्थात स्वर के अभाव में
किसी वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं पेन में ई आ रहा है, बुक में आ रहा है डबल ओ, ठीक है। इसी तरीके से दुनिया का कोई भी लेटर आप ये सर्च करके दिखाओ हमें, यानी ऐसा कोई लेटर जिसमें वोवेल ना आए और वर्ड हो, इम्पॉसिबल है, ये है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी जब भी हम वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसमें वोवेल का यूज जो है निश्चित होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। और यहाँ पर इसके बाद लेटर हमने समझ लिया, लेटर के बाद क्या होता है, तो इसको एक निश्चित क्रम में लिख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, सबसे छोटी, अंग्रेजी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई है लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर होते हैं भाई, यहाँ पर देखो समझने के लिए लेटर, और लेटर जब बहुत सारे लेटर मिल जाते हैं तब क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है, शब्द। और जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तब क्या बनता है, सेंटेंस, ठीक है। जब बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं तब क्या बनता है, स्टैंजा या पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो हमें सेंटेंस तक ही रहना है। अब इनकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ साउंड्स, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, अ ग्रुप ऑफ साउंड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ लेटर, ठीक है। अर्थात अ ग्रुप ऑफ साउंड्स, साउंड्स क्या होता है, देखो ये साउंड्स जो है, लेटर हिंदी में जो ध्वनि होती है और जो साउंड्स, जो लेटर वर्ड अक्षर होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो हिंदी में समझ लेते हैं पहले, यहाँ पर जो अक्षर होता है ना, ये लिखित इकाई होती है, इसका जो साउंड है उसको हम लिख नहीं सकते, यानी साउंड हम केवल बोल सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते। जब बहुत सारी साउंड्स मिलती हैं तब क्या बनता है, लेटर बनता है। जैसे मान लो हमने लिखा ए या वी लिखा, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेटर है। इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब बोलेंगे इसको, तब हमें क्या बोलना है, वी और डबल ई, इस तरीके, ये इसकी साउंड होती है वी, ठीक है। जैसे जेड है, ठीक है, मान लो ये होता है सिंबल जेड का, और जब इसका हम उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, तब क्या बोला जाता है, जी ई डी जेड, ठीक है। इसी तरीके से होता है आई एल एम डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू, अब सिंबल क्या है, केवल एक, और बोलेंगे क्या, डब्ल्यू, ठीक, डब्ल्यू, तो मतलब कई साउंड्स आती हैं। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ साउंड्स, यानी एक साउंड्स का ऐसा समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण सेंस देता है, इज कॉल्ड अ लेटर, यानी क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, लेटर कहलाता है, ठीक है। एज हम लिख सकते हैं ए वी सी डी डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड को जब हम डिफाइन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम इसी तरीके से यही डेफिनेशन सेम वर्ड की हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, ध्वनियों का समूह था, और यहां पर हम क्या करेंगे, वर्ड का समूह कर देंगे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अर्थात हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक समूह जो मेक्स बनाता हुआ कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ, इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यदि देखें हम तो क्या हो जाएगा, जैसे बुक है, ठीक है, पेन है, ठीक है, जैसे राम XYZ किसी का आप नाम लिख सकते हो। इसमें होता क्या है, जैसे हमने लिखा बुक, BOOK, ठीक है। अब इसमें देखो एक लेटर क्या है, वी है, एक ओ है, एक ओ है और के है, ये सबका ग्रुप बना और एक वर्ड बन गया, इसको क्या कहेंगे, बुक। ये क्या कहलाएगा, वर्ड, ठीक है। इसका एक अर्थ भी है, बुक मीन्स किताब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी सेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सेंस ना हो उसको वर्ड कहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। मान लो इसी चीज़ को हमने क्या किया, मान लो बुक जो लिखा BOOK और KOBO इस तरीके से लिख दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं होगा, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। कारण क्या है, ये ग्रुप तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कहलाएगा वर्ड। इसी तरीके से हमारा सेंटेंस को, जब हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे तब क्या होता है, ये तो बहुत फेमस
डेफिनेशन है इसकी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना। सबने पता होगी, सबको पता होगा, सबने पढ़ा होगा इसके लिए, तो यही है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप बनेगा, यानी लेटर का ग्रुप बन रहा था, साउंड्स का ग्रुप बन रहा था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, which makes a complete sense is called a sentence। ठीक है, a group of words which makes a complete sense is called a sentence। अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो। यहाँ पर क्या है, शब्दों का समूह, ग्रुप मीन्स होता है समूह, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो। कंप्लीट सेंस मीन्स एक कोई अर्थ भी देता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने शब्द लिखे रीड, रीड्स, ठीक है, बुक, ही, ठीक है, मान लो ये हमारे क्या है, वर्ड हैं। ये सिस्टमेटिकल तरीके से यानी क्रमबद्ध रूप में, यानी ठीक से, यानी ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, यानी इनको हम रीऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही लिखेंगे सबसे पहले, फिर रीड्स बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सेंटेंस कहलाएगा। कारण क्या है, क्यों, ये एक ग्रुप है, शब्द हैं इसमें 1 2 3, इसमें 3 शब्द हैं और एक कंप्लीट सेंस करते हैं, यानी कंप्लीट सेंस देते हैं। ये ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, अर्थात इसका सेंस हुआ तो ये सेंटेंस है। जहाँ इसका सेंस नहीं होगा वहाँ इसे सेंटेंस हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी ये होता है हमारा सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को समझना है ना। सेंटेंस प्रकार के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव होते हैं, इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। कारण क्या है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, और यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, इंग्लिश से हिंदी अर्थ नहीं आता है पता करना, निकालना, या फिर इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो निश्चित है आपका ज्ञान जो है कहीं ना कहीं एक क्षण अधूरा रह गया है, यानी उसको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। तो आइए हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि जो सेंटेंस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और कुछ कहते हैं सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है सेंटेंस 8 प्रकार के होते हैं, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई।